नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान इतिहास में हम महाराणा प्रताप को पढ़ रहे थे और आ, अकबर और महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने का लगातार प्रयास कर रहा था, ये हमने पढ़ा। और किस प्रकार से चार दूत मंडल या हम कहें शांति दूत महाराणा प्रताप के पास भेजे अकबर ने, लेकिन सब निष्फल रहे और अकबर की सारी जो योजनाएं थी वो एकदम धराशायी हो गई प्रताप को अधीन करने की। और अंत में अकबर ने ये सोचा कि अब अभियान ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है प्रताप को अपने अधीन लाने का, क्योंकि अकबर प्रताप जो था बड़ा ही स्वाभिमानी और एक राष्ट्र प्रेमी शासक था। तो विद्यार्थियों, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से, और अब हल्दी घाटी का युद्ध होने वाला है, जो कि भारत के ही क्या मैं कहूँ विश्व के जो प्रसिद्ध जो युद्ध हैं उनमें शुमार ये नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। मतलब नाम ही बड़ा गजब का लगता है, हल्दी घाटी। जैसे ही ये शब्द सुनते हैं तो मानो पूरे बदन में और बिजली सी कौंध उठती है। पूरी रूह जो रूह है वो पूरी एकदम थर थर काँपने लगती है कि कितना और भयानक वो युद्ध रहा होगा, कि ऐसी ऐसी घटनाएं उसमें हमको पढ़ने को मिलती हैं कि हम उसकी सिर्फ कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो वहाँ पे घटना घटित हो गई थी। इस प्रकार की भी घटनाएं इसमें हुई, मैं बताऊंगा आगे आपको। आपकी भी रूह कांप जाएगी कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ होगा या केवल इतिहासकारों ने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे विद्यार्थियों। देखो, आप इतिहास को इसलिए मत पढ़ो कि आपको परीक्षा पास करने फर्स्ट ग्रेड बनना है या प्रोफेसर बनना है या नेट वगैरह पास करनी है, फेलोशिप उठानी है, सीआरएफ निकालनी है, ऐसा इसलिए मत पढ़ो। इतिहास को इसलिए पढ़ो कि आपको ये ज्ञान हो जाए कि वास्तव में क्या घटित हुआ था, है ना। देखो, इतिहास का प्रादुर्भाव ही कैसे हुआ कि इंसान जब बैठे बैठे बस अपने अपना देखो अपना जीवन गुजार रहा था इंसान, लेकिन अचानक एक दिन बैठे बैठे इंसान के दिमाग में एक प्रश्न आया कि यार मेरे पूर्वज क्या करते थे, है ना। कई बार हमारे दिमाग में नहीं आ जाता क्या कि यार हम लगातार इतने साल स्कूल जाते हैं, 10-12 साल स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज पढ़ते हैं, फिर यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, और इतना कुछ पढ़ने के बाद फिर जॉब की तलाश में कंपटीशन में दिन रात मेहनत करते हैं। क्या हमारे पूर्वज भी ये करते थे? तो एक प्रश्न कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, इस एक प्रश्न ने मनुष्य को शोध करने के लिए मजबूर किया, और उस जिज्ञासा, उस प्रश्न और उस शोध, इन दो चीज़ों के वशीभूत और इतिहास का प्रादुर्भाव हो गया, है ना। देखो क्या इंटरेस्टिंग बात है ना, इतिहास का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो एक बेसिक प्रश्न कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, इस वजह से हुआ, और इस प्रश्न ने मनुष्य को शोध करने के लिए मजबूर किया, और उस शोध का मतलब उस जिज्ञासा और उस शोध का परिणाम था कि इतिहास का प्रादुर्भाव हुआ, और उसे हम पढ़ते हैं। आज इतिहास के विद्यार्थियों में मैं देखता हूँ कि अधिकांश लोग इसलिए पढ़ते हैं कि नौकरी मिल जाए, बहुत कम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें जीवन सफल बनाना है, उन्हें ये जानना है कि मेरे पूर्वज क्या करते थे और वो जो करते थे उससे हम क्या सीख ले सकते हैं। तो इसलिए पढ़ो कि इतिहास में हम पढ़ के कुछ सीख लें, है ना। वैसे तो हीगल तो ये कहता है कि इतिहास हमें यह सीख देता है कि हम इतिहास से कोई सीख ही नहीं लेते, है ना। चलो हम आते हैं विद्यार्थियों, टॉपिक डालते हैं आज। महाराणा प्रताप व अकबर, है ना। महाराणा प्रताप व अकबर, इसमें आज हम पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी, कमाल का ये शब्द है, हल्दी घाटी का युद्ध। और क्या महान वो सैनिक रहे होंगे जिन्होंने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, इस युद्ध को और जिया था। उन लोगों ने अमर हो गए वो वाकई, जिन लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। ऐसे युद्ध इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। विद्यार्थियों, हुआ ये था कि जब 4 शिष्टमंडल प्रताप के पास अकबर के द्वारा भेजे गए और वो जब असफल हुए, तो अकबर ने मजबूर होकर और मान सिंह कच्छवाहा जो कि आमेर का शासक था, उसको एक बड़ी विशाल सेना के साथ और हल्दी घाटी पर चित्तौड़ पर
यानी कि गुहिलों पर, यानी कि प्रताप पर, कैसे भी शब्द आ सकता है घुमा फिरा के, आपको ध्यान रखना है। प्रताप के ऊपर आक्रमण करने के लिए अकबर ने मानसिंह कछवाहा के नेतृत्व में सेना भेज दी। कछवाहा आया दिल्ली से और राजपुताने के अजमेर में आके अपना पड़ाव डाला। अजमेर में एक शस्त्रागार बनाया जिसको वर्तमान में मैगजीन दुर्ग कहते हैं, अजमेर में ही है। और वहाँ अपनी युद्ध की रणनीति तैयार करके और फिर अजमेर से वो निकलता है जो भीलवाड़ा है उसका एक शायद वर्तमान में तो ज़िला तो नहीं बना है, वो तहसील होगी, मांडलगढ़ नाम से एक तहसील है, तहसील शायद होगी, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, पर मांडलगढ़ है। तो मांडलगढ़ होता हुआ और वो जो है मोलेला गांव में जा पहुंचता है, जो कि राजसमंद जिले में पड़ता है, मोलेला। और वहां पे जाके और मानसिंह जो है अपनी सेना का पड़ाव डाल देता है। और मोलेला से ही मानसिंह की सेना हल्दी घाटी और खमनौर, ये पास पास में ही पड़ते हैं, है ना, वहाँ पे जाके और ये लोग जो है उन जगहों का निरीक्षण कर लेते हैं और अपनी युद्ध की तैयारियां पूर्ण रूप से कर लेते हैं। विद्यार्थियों, हल्दी घाटी इसको इसलिए कहते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है वो पीली मिट्टी है, हल्दी के जैसा रंग उस मिट्टी का है, इसलिए इसको हल्दी घाटी कहा जाता है, ऐसी मान्यता है ना। तो खैर ऐसा सवाल आपके बनेगा नहीं। तो ये घटनाक्रम था अकबर के साथ में, और अकबर ने मानसिंह कछवाहा के साथ में और किस किस को भेजा था। तो मानसिंह के साथ में विद्यार्थियों, मानसिंह का पुत्र माधो सिंह था, मानसिंह का चाचा जगन्नाथ कछवाहा भी था, इसके अलावा मीर बख्शी गाजी, आसफ खां, इसके अलावा सैयद अहमद खां, सैयद हासिम बरहा, इसके अलावा दिलावर खां था, खफ़ी खां था, है ना। और मतलब काफ़ी सारे नाम इसमें हमको देखने को मिलते हैं। और भी एक राव लूणकरण की बात करूं, राव लूणकरण भी था, इसके अलावा जो है मुजाहिद खां था। तो अकबर ने मानसिंह के साथ खूब सारे सेनापति भेजे थे और इस प्रकार से एक बड़ी सेना लेकर और मानसिंह ने और राजसमंद जिले के मोलेला नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाल दिया। उधर प्रताप भी कुछ कम नहीं था। प्रताप भी बड़ा स्वाभिमानी शासक था, राष्ट्र प्रेमी शासक था, युद्ध प्रेमी भी शासक था। उसे जो है आराम हराम था। उसने कह दिया था कि हमको आराम नहीं चाहिए, हमको सुराह और सुंदरियों में नहीं डूबना है जब तक कि हम इन मुगलों से और मेवाड़ की रक्षा नहीं कर लेते, पूर्ण रूप से रक्षा नहीं कर लेते। हम किसी भी प्रकार के रन्निवास में नहीं जाएंगे, हम किसी भी प्रकार के भोग विलास में नहीं डूबेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा प्रताप ने की हुई थी विद्यार्थियों। और प्रताप ने भी अपनी सेना को संगठित करने के लिए और जितने भी भील थे मेवाड़ क्षेत्र के उनको इकट्ठा किया और एक विशाल सेना तैयार की। उसके अलावा प्रताप ने अपने आस पड़ोस के जो शासक थे, राजपूत शासक, राजपूत सरदार या राजपूत सामंत थे, सबको है जो सबसे अनुरोध किया, अपील की सबसे कि आप लोग जो है मेरी सहायता के लिए आएँ। और वहाँ से फिर काफ़ी सारे लोग भी है जो अकबर की प्रताप की सहायता के लिए आए, जिसमें मैं आपको बताऊं हकीम कासूर था जो कि प्रताप का प्रधान सेनापति बना। और इस हकीम कासूर ने ही हल्दी घाटी युद्ध का जो आगाज़ किया था वो हकीम कासूर ने ही किया था। इसके अलावा मैं बात करूं तो विद्यार्थियों भामाशाह थे, भामाशाह ना, उसका नाम ही भामाशाह था, जिसने महाराणा प्रताप की जो इस संकट काल में काफ़ी सहायता की थी, ढेर सारा पैसा महाराणा प्रताप को दिया था जीवन यापन के लिए। भामाशाह थे, भामाशाह के भाई ताराचंद भी थे। इसके अलावा सलुम्बर के रावत कृष्णदास थे, है ना। इसके अलावा जो है सरदारगढ़ के डोडिया भीम सिंह थे। और भी मैं बात करूं तो सोनगरा जो थे, पाली के अखेराज सोनगरा थे, है ना। इसके अलावा जो है खूब मतलब एक बड़ी सेना लेकर प्रताप भी और युद्ध मैदान में जा पहुंचते हैं। और फिर दोनों के बीच में किस प्रकार से युद्ध होगा वो सारी बातें हम आगे करेंगे। पहले मैं इस घटनाक्रम को पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर हम आगे की बात करेंगे। बेसिक चीज़ें मैं लिख देता हूँ अभी, है ना। ज़्यादा बड़ी पूरी कहानी सुनाते हैं ना
तो फिर क्या है ना कि चीज़ें पीछे से निकल जाती हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ और फिर जो है हम आगे का युद्ध का घटनाक्रम पढ़ेंगे, ठीक है। और कितनी कितनी सेना थी वो भी हम देखेंगे, है ना। हरावल में कौन था, प्रताप की सेना के चंदावल का जो नेता था वो पूंजा भील था। हरावल का नेता जो था वो हकीम कांसूर था, है ना। इसके अलावा जो राम सा तंवर था ग्वालियर का, वो भी प्रताप के साथ में आया था। 3 उसके बेटे थे, शालीवाहन था, भवानी सिंह था, प्रताप सिंह था। तीनों वीर गति को प्राप्त हुए थे, है ना। इसके अलावा जगन्नाथ भी था, झाला बीदा या जिसको हम झाला मान सिंह कहते हैं वो भी इसके साथ में था। रावत सांगा भी इनके साथ में था, है ना, प्रताप के साथ में। तो काफ़ी बड़ी सेना थी। चारण केशव व जैसा चारण व केशव भी प्रताप के साथ में थे, है ना। पुरोहित गोपीनाथ भी प्रताप के साथ में थे। तो काफ़ी बड़ी सेना थी, है ना। इन सबको एक एक को हम लिखेंगे। पहले हम मुगल बादशाह अकबर की सेना के संबंध में लिख लेते हैं, फिर प्रताप की सेना के संबंध में लिखेंगे, है ना। और फिर हल्दीघाटी युद्ध का घटनाक्रम होगा उसको लिखेंगे, है ना। इसमें ही मुझे लगता है अपनी क्लास आज की पूरी हो जाएगी। तो विद्यार्थियों हम लिखें, यहाँ पे लिखना प्रारंभ करते हैं। जब चारों शिष्टमंडल जब चारों शिष्टमंडल जब चारों शिष्टमंडल असफल हुए तो अकबर ने प्रताप के विरुद्ध प्रताप के विरुद्ध मानसिंह कछवाहा को सेना सहित मेवाड़ अभियान पर भेजा। ठीक है। अब मेवाड़ अभियान पर भेजा तो मानसिंह के साथ में मेवाड़ अभियान पर भेजा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूं मानसिंह सेना लेकर मानसिंह कछवाहा ना मानसिंह सेना लेकर अजमेर को आते हैं। वह अजमेर को अपना केंद्र बनाते हैं ना। सेना लेकर मेवाड़ अभियान पर आते हैं। सेना लेकर मेवाड़ अभियान पर आते हैं। मेवाड़ अभियान पर आते हैं तथा अजमेर को अपना केंद्र बनाते हैं। अजमेर को अपना केंद्र बनाते हैं। ठीक है। वह अजमेर में अपना एक शस्त्रागार भी बनाते हैं ना, स्थापित करते हैं। ठीक है। अजमेर में ही अपना एक शस्त्रागार का निर्माण करते हैं, है ना। शस्त्रागार का निर्माण करते हैं। ठीक है। जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। ध्यान रखना, है ना। क्या कहा जाता है वर्तमान में, मैगजीन दुर्ग, है ना। वर्तमान में इसका नाम क्या है, मैगजीन दुर्ग, है ना। मैगजीन दुर्ग है विद्यार्थियों। और अकबर का किला भी यही है, अकबर का किला भी। ठीक है। और कई किताबों में तो इस मैगजीन दुर्ग को और अकबर के किले को एक ही भवन बताया गया है। एग्जैक्टली मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ये एक ही है या अलग अलग है, पर मैंने पढ़ा है ना। आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ोगे इसको।
ठीक है, आप स्टडी करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला दोनों अलग अलग हैं या एक ही है। ठीक है, मेरी भी नॉलेज जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था विद्यार्थियों, अजमेर तक आ गया। अब अजमेर से ये फिर रवाना होता है मांडलगढ़ होते हुए, ये पहुंचता है कहाँ पे, मोलेला गांव में जाके अपना पड़ाव डाल देता है ना। अगले पॉइंट के रूप में मैं लिखूंगा अजमेर से मानसिंह रवाना होकर मांडलगढ़ ये कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में है ना। मांडलगढ़ होता हुआ मोलेला गांव है ना। कहाँ पड़ता है मोलेला, राजसमंद में पड़ता है, वर्तमान में राजसमंद में ना। ठीक है, मोलेला गांव की क्या फेमस है, टेराकोटा कला फेमस है। अभी वर्तमान में ना राजपुताने में जो टेराकोटा कला होती है, टेराकोटा क्या होती है, मिट्टी के बर्तनों को पकाकर और जो खिलौने बनाए जाते हैं उस कला को टेराकोटा कहते हैं, और वो मोलेला गांव की फेमस है। मोलेला गांव राजसमंद में पड़ता है। यहाँ पे जाके पड़ाव डाला था मानसिंह की सेना ने। मानसिंह कछवाहा है, ये ध्यान रखना है ना। मोलेला गांव में पड़ाव डाला, मोलेला गांव में पड़ाव डाला। मानसिंह के साथ निम्नलिखित सेना नायक भी थे। निम्नलिखित सेना नायक भी थे। अब देखिए विद्यार्थियों, मानसिंह के साथ कौन कौन आए थे यहाँ पे युद्ध करने के लिए, इसमें मैं लिखूं तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से लिखना प्रारंभ करता हूँ। मानसिंह का पुत्र भी था है ना, इसका पुत्र माधो सिंह है ना, इसका पुत्र था एक माधो सिंह नाम का ध्यान रखना। माधो सिंह जगत सिंह का भी सवाई जय सिंह द्वितीय का भी बेटा था, लेकिन ये मान सिंह का भी बेटा था माधो सिंह। इसका चाचा जगन्नाथ कछवाहा भी आए। ठीक है, इसके अलावा जो है विद्यार्थियों इसमें आए थे मुजाहिद खां है ना, मुजाहिद खां, बहलोल खां, इसका नाम इतिहास में गजब का जुड़ा हुआ है, मैं बताऊंगा इसका क्या कंसेप्ट है ना। इसके अलावा खफी खां है ना। इसके अलावा आसफ खां। इसके अलावा मैं बात करूं सैयद अहमद खां। विद्यार्थियों ये जो सैयद है ना, ये एक किसी कोई नाम नहीं था, ये सैयद उपाधि थी जो अक्सर ये मुस्लिम लोग धारण करते थे। सैयद है ना, सैयद का मतलब जो इनका जो खलीफा होता है ना, खलीफा के वंश से अपने को जोड़ लेते हैं ये, और जो व्यक्ति खलीफा के वंश से खुद को जोड़ लेता है ना, वो सैयद की उपाधि धारण करता है ना। तो इसलिए ये लोग अधिकांशतः हमने देखा होगा ये सैयद की उपाधि धारण करते थे। इमादुल मुल्क, आइनुल मुल्क, खान ए खाना, ये इनकी उपाधियां हैं, ये नाम नहीं थे है ना। हमको खूब सारे नाम मिलते हैं इस प्रकार से है ना, सैयद बहुत ज़्यादा नाम मिलते हैं सैयद। तो सैयद उनके नाम के आगे लगता है जो पैगंबर मोहम्मद को जो पैगंबर मोहम्मद है पैगंबर मोहम्मद नहीं, खलीफा का वंशज मानते हैं शायद। अब मैं वापस कंफ्यूज हो गया है ना। अब इसको थोड़ा सा आप सर्च मार लेना, गूगल कर लेना कि सैयद कौन कहलाते हैं ना, या तो खलीफा के वंशज हैं या पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज हैं है ना। सैयद है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब के होने चाहिए जहाँ तक है। मैं अभी पहले शायद आपको खलीफा बता रहा था, लेकिन खलीफा नहीं है, ये शायद पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज हैं, और ये धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है, राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो सैयद पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज कहलाते होंगे, आप गूगल कर लेना।
और दूसरा है सैयद सैयद हासिम बारहा, सैयद हासिम बरहा। ये भी काफ़ी अच्छा नाम है, आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं। दरअसल ये जो नाम है विद्यार्थियों, सैयद हासिम बरहा, ये वो व्यक्ति था जो मुगल सेना की ओर से और सबसे आगे था लड़ाई में, है ना। सबसे पहले मुगल सेना की ओर से सबसे पहले राजपूतों पर अटैक करने वाला बंदा यही था, सैयद हासिम बरहा। क्योंकि हमें एक एक शब्द रटना है हल्दी घाटी का। यहाँ से सवाल कैसा भी बन सकता है, कितना ही गहराई में जाके बन सकता है कि सबसे पहले युद्ध की शुरुआत किसने की हल्दी घाटी में, तो हकीम खां सूर ने प्रताप की ओर से हुई थी, ये ध्यान रखना। लेकिन सवाल ये पूछे कि मुगलों की ओर से पहला आक्रमण किसने किया, तो सैयद हासिम बरहा ने किया था, ध्यान रखना। इसको मान सिंह ने 80 सैनिक देके और सबसे आगे रखा कि तेरे पीछे 80 सैनिक हैं, वो तेरी रक्षा करेंगे, तू कर अटैक प्रताप पर, है ना। तो ऐसे काम किया था इसने। इसके अलावा इसके साथ जो था विद्यार्थियों, एक लूणकरण का भी नाम मिलता है ना। लूणकरण भी था, है ना, लूणकरण का नाम मिलता है। इसके अलावा बख्शी खान का नाम मिलता है, बख्शी बख्शी खां था, है ना। बख्शी गाजी भी था, एक कोई बख्शी गाजी भी था, बख्शी गाजी, है ना, बख्शी गाजी। खूब सारे नाम हैं। इसके अलावा इसमें जो है बदायूनी भी था, अबुल फजल भी साथ में थे, है ना। बदायूनी और अबुल फजल भी इस हल्दी घाटी युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी रहे थे, ठीक है। तो इतने सारे नाम थे। आप सेनापतियों के रूप में, क्योंकि वो दोनों सेनापति के रूप में नहीं थे, अबुल फजल और बदायूनी। वैसे बदायूनी ने जरूर लड़ाई में हिस्सा लिया था, अपनी तलवार चलाई थी और राजपूतों के खून से और अपनी दाढ़ी को रंगा था उसने। वो बड़ा ही कट्टर आदमी था। और बदायूनी हमारे दौसा जिले में ही पैदा हुआ था, टोडा भीम में। अब तो खैर टोडा भीम सवाई माधोपुर तहसील में चला गया है। अब क्या, पहले भी सवाई माधोपुर में चला गया, लेकिन दौसा के टच में ही है वो, है ना। तहसील चिकराय है, मेरी भी तहसील चिकराय है, और उसके टच में पड़ता है मतलब टोडा भीम। और टोडा भीम में जन्मा था बदायूनी, है ना, बदायूनी यहीं का था। और अबुल फजल भी दूर का नहीं था, अबुल फजल भी आगरा का था, तो आगरा भी पास में पड़ता है ना। अबुल फजल का पापा जो था शेख मुबारक, वो हमारे नागौर का जन्मा था, नागौर का था। तो ये कोई बहुत ज़्यादा दूर के नहीं थे, यहीं यहीं के थे सारे, ठीक है। तो ये था विद्यार्थियों मानसिंह के साथ कौन कौन थे, ठीक है। और इस प्रकार से मानसिंह जो है मोलेला गांव में बैठा था इन सारे सेना नायकों के साथ और अपनी युद्ध की नीति बना रहा था। उधर प्रताप भी अपनी सेना का संगठन कर रहा था। मैं इसको मिटाना चाहूँगा विद्यार्थियों, और यहाँ से मैं प्रताप के बारे में लिखना चाहूँगा। तो आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप ध्यान रखना, अकबर की सेना की सजावट हो गई, कौन कौन अकबर की सेना में अकबर ने भेजे, ये सारी चीज़ यहाँ पे हमने लिख दी। इसमें एक नाम मिहत्तर खां का भी लिख देना, मिहत्तर खां, है ना, मिहत्तर खां का भी नाम लिख देना। वैसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन मिहत्तर खां को मैं आगे लिखाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिहत्तर खां भी लिख देना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा महाराणा प्रताप भी, महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने भी भीलों की सहायता से, भीलों की सहायता से, महाराणा प्रताप ने भी भीलों की सहायता से एक विशाल सेना का निर्माण किया, विशाल सेना का निर्माण किया, ठीक है। महाराणा प्रताप ने भी भीलों की सहायता से और एक विशाल सेना का निर्माण किया तथा अपने अपने जो पड़ोसी राजपूत शासक थे, अपने पड़ोसी राजपूत शासकों, सरदारों, सामंतों व जागीरदारों से
सहायता की अपील की, सहायता की अपील की, जिसमें निम्नलिखित ने, इसने निम्नलिखित में जिसमें निम्नलिखित ने प्रताप की सहायता की, है ना, ने प्रताप की सहायता की। मतलब प्रताप की सहायता का मतलब है कि प्रताप की सेना में वो लोग शामिल हुए और प्रताप की ओर से लड़ाई लड़ी, कुछ वीर गति को भी जो है प्राप्त हो गए थे विद्यार्थियों। तो ऐसे लोगों में जो हकीम खां सूर था वो सबसे अग्रिम पंक्तियों में नाम आता है। बड़ा ही गजब का उसने काम किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों, एक नंबर पे तो मैं लिखूँगा हकीम खां सूर। ये ध्यान रखना, ये सूर था, सूर मतलब अफगान था ये। और कहीं न कहीं आपको पता हो कि अफगानों से मुगलों का एक बड़ा ही ज़बरदस्त जो था संघर्ष चल रहा था, है ना, क्योंकि अफगानों को पराजित करके ही और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये अफगान था और प्रताप की ओर से लड़ रहा था मुगलों के विरुद्ध, है ना। हकीम का सूर ये प्रताप का प्रधान सेनापति था ना। मैं लिखता हूं प्रताप का प्रधान सेनापति था। वैसे तो प्रताप स्वामी सेनापति था, लेकिन प्रताप के बाद जो था, प्रताप को तो मूल शासक मान लेते हैं, तो उस हिसाब से जो है प्रधान सेनापति हकीम का सूर होता है। और हल्दी घाटी युद्ध की शुरुआत भी इसी ने की थी, है ना। इसके अलावा विद्यार्थियों में दूसरे नंबर पे लिखना चाहूँ यहाँ पे हकीम का सूर हो गया। इसके अलावा जो है हम लिखेंगे सलुम्बर, सलुम्बर के रावत कृष्णदास, रावत कृष्णदास, है ना, सलुम्बर के रावत कृष्णदास थे। इसके अलावा मैं लिखूं सरदारगढ़ के डोडिया भीम सिंह, सरदारगढ़ के डोडिया भीम सिंह थे, है ना। इसके अलावा मैं लिखूं देवगढ़ के राणा रावत सांगा। ध्यान रखना ये रावत सांगा है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पे सवाल आएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में सांगा ने भाग लिया था, हम गलत कर देते हैं क्योंकि सांगा तो खानवा में था, है ना। लेकिन यहाँ पे एक और सांगा है, रावत सांगा। ठीक है, तो रावत सांगा आए तो आपको जरूर सही मान लेना है। ठीक है, क्योंकि केवल सांगा आए तो वो खानवा वाला सांगा ही होगा, लेकिन रावत सांगा आए, देवगढ़ का सांगा आए तो वहाँ पे आपको सही कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न की भाषा शैली को जरूर समझना है, तब ही आंसर टिक करना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। इसके अलावा विद्यार्थियों में बात करूं 5वें नंबर पे तो ग्वालियर के जो थे, ग्वालियर के पूर्व शासक थे, ग्वालियर के पूर्व शासक राम शाह तंवर, है ना, राम शाह या राम सिंह भी इसको लिखते हैं, राम शाह या राम सिंह तंवर, ओहो तंवर, राम सिंह तंवर व इसके तीन पुत्र, इसके तीन पुत्र। इसके तीन पुत्रों में कौन कौन थे विद्यार्थियों, तो मैं बताऊं यहाँ पे एक तो था शालीवाहन, कौन था, शलीवाहन या शालीवाहन, एक डंडा और खींच देता हूँ। दूसरा था यहाँ पे भवानी सिंह, दूसरा कौन था, भवानी सिंह था। और तीसरा था इसमें प्रताप सिंह, है ना, प्रताप सिंह। विद्यार्थियों ये चारों के चारों जो थे पिता पुत्र, जो प्रताप की ओर से लड़ते हुए और वीर गति को प्राप्त हुए थे, गजब के आदमी थे। इसके अलावा जो मैं बात करूं तो यहाँ पे और भी कई सारे लोग थे, है ना, उसमें मैं कई सारे मैं बात करूं 6ठे नंबर पे पाली के अखेरा सोनगरा, पाली के अखेराज
सोनग्रा। इसके अलावा मैं बात करूं भामासा, है ना, वह उसके भाई भामासा, वह उसके भाई ताराचंद, है ना, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारे एक हो जाएंगे जो है मान सिंह, झाला मान सिंह, है ना, झाला मान सिंह, है ना, जिसको कुछ लोग जो हैं झाला बीदा के नाम से भी पुकारते हैं, झाला बीदा। यही थे जब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध मैदान में घायल हो गया और महाराणा प्रताप युद्ध मैदान से बाहर चले गए, तो प्रताप का मुकुट अपने मस्तक पर रखकर और झाला बीदा ने बड़ा ही जबरदस्त युद्ध किया था और वीरोचित भांति वीर गति को प्राप्त हुआ था। वही था ये झाला मान सिंह या झाला बीदा। कुछ लोग झाला मान सिंह को अलग और झाला बीदा को अलग मानते हैं, पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है ये दोनों एक ही व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये थे विद्यार्थियों, ये सभी जो थे ये तो महाराणा प्रताप की सेना के हरावल में थे। सेना का हरावल और चंदावल दो भाग होते हैं। सेना का जो सबसे आगे का जो भाग होता है वो हरावल कहलाता है और सेना का सबसे पीछे वाला जो भाग होता है वो चंदावल कहलाता है। दोनों का, क्योंकि सेना अलर्ट रहती थी, क्या पता किस दिशा से और शत्रु सेना आक्रमण कर दे, पीछे से कर दे या सामने से कर दे, तो दोनों साइड ही और सेनापति रखे जाते थे। तो आगे से सेना का नेतृत्व तो जो कर रहे थे, हरावल सेना का नेतृत्व वो हकीम खां सूर कर रहे थे, लेकिन जो चंदावल सेना का नेतृत्व करेंगे वो मीरपुर के शासक जो थे पुंजा भील, वो कर रहे थे, है ना। तो ये तो थे विद्यार्थियों प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व करने वाले, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये आप समझ जाना, इस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रताप की हरावल सेना, प्रताप की हरावल। हरावल का मतलब होता है आगे का भाग, है ना, आगे का भाग, प्रताप की हरावल सेना, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रताप की चंदावल सेना, है ना, यहाँ पे थोड़े से नाम हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इस पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो आप इधर मान लेना इसको ना ऐसे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रताप की चंदावल सेना, है ना। प्रताप की चंदावल सेना में कौन कौन था विद्यार्थियों, तो इसमें मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसमें मीरपुर के भील नेता पुंजा भील कौन थे, पुंजा भील थे एक नाम। दूसरा थे पुरोहित गोपीनाथ, ओहो, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित गोपीनाथ थे। इसके अलावा और यहाँ पे थे इनके साथ में चारण जैसा व केशव, चारण जैसा व केशव, ठीक है विद्यार्थियों। इसके अलावा मैं लिखूं तो यहाँ पे रतन चंद्र मेहता थे, है ना, रतन चंद्र मेहता, रतन चंद्र मेहता थे, है ना, रतन चंद्र मेहता थे। और इसके अलावा एक और नाम यहाँ पे मिल सकता है हमें, जगन्नाथ भी थे। कौन थे, जगन्नाथ थे, है ना, जगन्नाथ थे, ठीक है। तो ये कुछ थे विद्यार्थियों, ये चंदावल में थे, यानी कि महाराणा प्रताप की सेना के पीछे वाले भाग में तो थे ये वाले लोग, और ये वाले लोग थे महाराणा प्रताप की सेना के आगे वाले भाग में, और स्वयं महाराणा प्रताप दोनों सेनाओं के बीच में खड़े थे। बिल्कुल गजब के व्यक्ति थे, है ना। खैर ये महाराणा प्रताप की गलती भी थी, कभी भी मेन शासक को और पूरी सेना के मध्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब शासक ही नहीं रहेगा, शासक ही पकड़ा जाएगा, तो सेना कभी भी नहीं लड़ सकती। इसलिए जो मेन शासक है उसको सेना से बाहर ही रहना चाहिए और केवल सेना का निरीक्षण करते रहना चाहिए कि सेना कहाँ पे पस्त हो रही है, कहाँ पे अच्छा काम कर रही है। जहाँ पे अच्छा काम कर रही है वहाँ पे सेना को लगाओ, जहाँ पे हार रही है वहाँ से बुला लो। कुछ इस प्रकार से अपना है जो रण कौशल दिखाना चाहिए था, लेकिन राजपूत जोश में रहते थे, इसलिए कहते थे कि हम सल्टा देंगे सालों को, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है।
तो इस प्रकार से वो रहते थे। खैर जो भी है विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये प्रताप ने अपनी सेना को सजा रखा था। ये सारे लोग प्रताप की सेना में थे और प्रताप दोनों सेनाओं के बीच में बड़े थे, है ना, बीच में थे, है ना, प्रताप सेना के मध्य में थे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भले ही, प्रताप सेना के मध्य भाग में थे, है ना, प्रताप सेना के कहाँ थे, मध्य भाग में थे विद्यार्थियों। ठीक है, तो इस बात को भी आप लिख लेना, क्या पता कहाँ किस प्रकार का सवाल बन जाए। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, और अब हम घटना के जो हल्दी घाटी युद्ध का जो घटना चक्र होता है वहाँ पे आते हैं कि किस प्रकार से और हल्दी घाटी युद्ध का जो है घटना चक्र प्रारंभ होता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस प्रकार से एक बात और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस प्रकार महाराणा प्रताप जो है सेना को सजाकर, और ये भी जो है वहीं गोगुंदा के पास में और भागल गांव में अपना जो है पड़ाव डालता है ना, भागल गांव में अपना पड़ाव डालता है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ एक फैक्ट, इस प्रकार प्रताप भी अपनी सेना लेकर गोगुंदा होते हुए लोहार गांव के पास भागल नामक स्थान पर, ये स्थान को ध्यान रखना विद्यार्थियों, और ये गांव भी ध्यान रखना, लोहार गांव। ठीक है, कई बार क्या है कि गांव को पूछ लेते हैं, छोटे स्थान को नहीं पूछते। लोहार गांव या भागल, लोहार गांव के पास भागल में अपना पड़ाव डालते हैं। ठीक है, अब होते हैं युद्ध का घटनाक्रम। और विद्यार्थियों यहाँ से इन्होंने भागल गांव में अपना पड़ाव डाला, उन्होंने मोलेला में अपना पड़ाव डाला, और दोनों सेनाओं के बीच करीब 10 मील की दूरी बताई जाती है, 10 मील, और तब युद्ध होगा। आप देखिए क्या है जो घमासान युद्ध होगा उस जमाने में, है ना। तो विद्यार्थियों मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से उतार लें, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप जो है बढ़िया से इसको उतार लें। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम लिखेंगे अब युद्ध का घटनाक्रम। ठीक है, युद्ध का घटनाक्रम लिखेंगे विद्यार्थियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट अब ये बात होने वाली है। बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ था ये, और विश्व के प्रसिद्धतम युद्धों में से एक ये युद्ध माना जाता है। अब हेडिंग जमा दीजिए, युद्ध का घटनाक्रम। युद्ध का घटनाक्रम, बच के रहना कहीं कोई तीर और आपकी आंखों में या कहीं लग ना जाए। ठीक है, तो विद्यार्थियों हुआ ये था 18 जून या 21 जून 1576 का वो दिन था। आप कहेंगे सर ये दो तारीखें क्यों आ रही हैं, 18 जून या 21 जून? दरअसल आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव साहब यह मानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को प्रारंभ हो गया था, मगर अन्य कई सारे स्रोत जो हैं वो 21 जून बताते हैं। दोनों तिथियां एग्जाम में एक साथ नहीं आएंगी, आप टेंशन फ्री रहें, क्योंकि दोनों आएंगी तो प्रश्न डिलीट हो जाएगा, और दोनों में से कोई एक आती है तो आप टेक कर ही देना, इसलिए चिंता का विषय नहीं है, आप मस्त होके पढ़ें बस, है ना। तो 21 जून था या 18 जून था 1576 को, और महाराणा प्रताप की ओर से हकीम कांसूर ने और इस युद्ध की शुरुआत की। सबसे पहले मुगल सेना पर आक्रमण किया, उधर मुगलों ने भी, और सैयद हासिम बरहा के नेतृत्व में और एक 80 सैनिकों के साथ में एक टुकड़ी छोटी सी गठित कर रखी थी जो सेना की आगे आगे थी, उसने भी है जो राजपूतों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से हल्दी घाटी युद्ध का जो घमासान था वो एकदम प्रारंभ हो चुका था। चारों ओर तीर बरसीर भाले चल रहे थे और वो कड़ाके की धूप पड़ रही थी, और हुआ कुछ यूँ था
कि एक बहलोल खां नामक एक जो मुस्लिम सेनापति था, हमने लिखा भी है बहलोल खां का नाम, उस बहलोल खां ने और अकबर के वीर सेनापति ग्वालियर के जो शासक थे, पूर्व शासक रामशाह तंवर का जो है की हत्या कर दी और उनके तीनों पुत्र शालीवाहन, भवानी सिंह, प्रताप सिंह की भी हत्या कर दी। और जब प्रताप ने यह सीन देखा, उनको कटते हुए देखा, तो प्रताप की भुजाएं कौंध उठी और प्रताप के हाथ में एक तलवार थी। प्यारे साथियों, प्रताप ने उस तलवार का इतना भयंकर वार उस बहलोल खां पर किया कि बहलोल खां घोड़े पर सवार था, तो बहलोल खां के 2 टुकड़े हो गए और घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए और दोनों इस प्रकार से अलग जाके गिरे मानो हमने लकड़ी में से कोई गुटका काट के दूर फेंक दिया हो, इस प्रकार से गुटके हो गए। सोचिए कितना भयानक प्रहार और प्रताप ने किया होगा, कितनी ताकत उसमें लगाई होगी या कितना वो जो तलवार थी वो कितनी भारी होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस प्रकार का ये दृश्य था। लेकिन उसी समय हुआ कुछ यूं कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसने जो मानसिंह था, मानसिंह कछवाहा, उसके हाथी के ऊपर जबरदस्त एक वार किया। लेकिन मानसिंह तो बच गया, मतलब चेतक ने वार किया था और उसके साथ प्रताप ने भी वार किया था। प्रताप ने जैसे ही तलवार घुमाई तो मानसिंह कछवाहा उस ओहदे में, हाथी के ऊपर जो वो बैठने का होता है ना, उसमें झुक गया था, तो वो तो बच गया। लेकिन प्रताप के घोड़े का एक पैर जो था वो हाथी के सूंड में एक खंजर लगा हुआ था, उस खंजर से और चेतक का पैर कट गया और चेतक बुरी तरीके से घायल हो गया। इस वजह से प्रताप को और युद्ध मैदान छोड़कर बाहर आना पड़ा। कहा यह जाता है कि यहाँ पर और अकबर की सेना ने और शक्ति सिंह को, जो कि प्रताप का भाई था, शक्ति सिंह को प्रताप का पीछा करने भेजा, लेकिन कहते हैं कि प्रताप उसको पकड़ में नहीं आया। लेकिन अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति 2 ऐसे स्रोत हैं जो यह बताते हैं कि शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप की भेंट हो गई थी, यानी कि शक्ति सिंह ने प्रताप को पकड़ लिया था। लेकिन आगे बस इतना ही लिखा है कि दोनों की भेंट हुई थी, बस इतना ही लिखा है। लेकिन वास्तव में भेंट नहीं हुई थी, कुछ लोग, अधिकांश लोग यही मानते हैं। खैर जो भी रहा हो, उधर जब प्रताप मैदान से बाहर चले गए घोड़े के बेहोश होने की वजह से, और कहते हैं चेतक वहाँ जाके बलीचा नामक गांव में जाकर चेतक का जो है देहावसान हो गया। वहाँ पे बलीचा गांव में और चेतक की जो है समाधि भी बनी हुई है। उधर युद्ध मैदान में प्रताप का मुकुट झाला बीदा या झाला मानसिंह ने धारण किया और ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी और अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। और जयमल मेड़तिया का भाई भी था, जयमल मेड़तिया का पुत्र था, सॉरी भाई क्या पुत्र था, जिसका नाम था जयमल मेड़तिया के पुत्र का नाम रामदास भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। खैरात सोनगरा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन राजपूत बड़े ही जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे। राजपूतों का हौसला अभी भी 7वें आसमान पे था। लेकिन उसी समय जो है मेहतर खां नामक एक मुगल सैनिक था, मुगल सेना नायक था, उसने एक अफवाह फैलाई कि अकबर स्वयं सेना लेकर और युद्ध मैदान में आ गया है। जब ये अफवाह फैलाई तो जो मुस्लिम सैनिक थे उनके हौसले फिर 7वें आसमान पे चले गए और उन्होंने है जो जमकर राजपूतों पर जो है वार किए। राजपूत जो है फिर अंततः वहाँ से भग के और बिल्कुल पहाड़ियों में जाके छिप गए और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने लगे। मतलब छिप कर जैसे मुगल सैनिक दिखें फिर उन पर वार कर दें, फिर जाके पहाड़ियों में छिप जाएं, फिर उनके ऊपर वार कर दें, फिर पहाड़ियों में जाके छिप जाएं। कुछ इस प्रकार से, इसको कहते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति। इस प्रकार का युद्ध करने लगे और आखिरकार इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला और एक अनिर्णायक युद्ध समाप्त हुआ। अकबर अपने उद्देश्य में असफल हुआ, इसलिए वर्तमान में यह माना जाता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप जीते थे और अकबर पराजित हुए थे। लेकिन पुरानी जो कुछ किताबें हैं उसमें यह माना जाता है कि प्रताप की इसमें हार हुई थी। वास्तविकता तो यह है कि यह युद्ध अनिर्णित रहा था। लेकिन उद्देश्य की दृष्टि से देखें, महाराणा प्रताप को अधीन लाना अकबर का उद्देश्य था, इसलिए यह युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध में अकबर सफल नहीं हुआ था। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, प्रताप जीत गया था। ठीक है, तो ये घटनाक्रम था विद्यार्थियों, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम आगे की बात करेंगे। आगे की बात क्या, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे, टाइम हो जाएगा। जब तक मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ इस प्रकार से घटनाक्रम होता है। विद्यार्थियों 18
या 21 जून 1576 को। देखो 18 जून की बात तो A.L. श्रीवास्तव साहब बताते हैं। कौन? A.L. श्रीवास्तव के अनुसार, है ना। A.L. श्रीवास्तव के अनुसार है 18 जून की बात। बाकी 21 जून लगभग सभी लिखते हैं, गोपीनाथ शर्मा वगैरह रही है ना। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ, है ना। हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध की शुरुआत  हकीम खां सूर ने की। हकीम खां सूर द्वारा की गई, है ना। हकीम खां सूर द्वारा की गई। मुगलों की ओर से पहला वार सैयद हासिम बरहा ने किया। सैयद हासिम बरहा ने किया। मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, आप संपूर्ण मार्केट में उठा के देखना, जिन जिन लोगों ने कोचिंगें करवाई हैं वहाँ पे ये नाम कितने लोगों ने लिखा है, ये वाला नाम कितने लोगों ने लिखा है, आप उठा के देखना। और ये वाली बात भी कितने लोगों ने लिखी है कि हल्दी घाटी के युद्ध की शुरुआत जो की थी वो किसने की थी? हकीम खां सूर ने की थी। और ये वाली बात तो चंद लोगों ने लिखी होगी, मुझे लगता है शायद पहली बार मैंने लिखी हो, संभवतः बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी बहुत कम लोगों ने लिखी है। कहने का मतलब मैंने आज तक किसी के पास लिखा नहीं देखा। मैंने कई सारी किताबियों की पुस्तक लिखी है मैंने अभी, राजस्थान पे वस्तुनिष्ठ पुस्तक, तो वहाँ तब जाके मुझे ये फैक्ट मिला। कई सारी किताबें, 7-8 किताबें छानवी, तब जाके ये फैक्ट मिल पाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब मैं अगली फैक्ट में लिखूंगा यहाँ पे, बहलोल खां ये मुगल शासक था ना। बहलोल खां ने ग्वालियर के शासक राम शाह व उसके पुत्रों की हत्या कर दी। तब अचानक इस बहलोल खां पर प्रताप की नजर पड़ी। तब अचानक बहलोल खां पर प्रताप की नजर पड़ी। प्रताप ने एक ही वार में बहलोल खां व उसके घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए। चल हटा, 2 टुकड़े कर दिए, है ना, 2 टुकड़े कर दिए। बताओ कितना जबरदस्त प्रहार किया होगा कि कोई व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठा है और उसके ऊपर वार करना, और इतना भयानक वार करना कि पूरे इंसान के 2 टुकड़े हो जाए, घोड़े के 2 टुकड़े हो जाए, एक ही वार में हो जाए। और वो भी सामने वाला घोड़े पे बैठा है जिसके पैर नहीं टिक रहे हों। पैर नहीं टिकते हैं ना, तब अपनी पूरी ताकत नहीं लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रताप ने कितना भयानक प्रहार किया होगा। तो आप सोचिए प्रताप के अंदर क्या मतलब ताकत रही होगी, और कितना जोश और जुनून रहा होगा, कितना आत्मविश्वास अपने ऊपर रहा होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्रकार का मामला हुआ विद्यार्थियों। अगली बात मैं लिखूंगा यहाँ पे, जब
प्रताप ने जब प्रताप ने मानसिंह कछवाहा पर आक्रमण किया, पर हमला किया तो मानसिंह तो बच गया, परंतु मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। मानसिंह के हाथी मर्दाना ना, हाथी का नाम है ये मर्दाना। मानसिंह के हाथी की सूंड के खंजर से और क्या हुआ, प्रताप के घोड़े चेतक का एक पैर कट गया। इससे प्रताप को युद्ध मैदान छोड़ना पड़ा, है ना, युद्ध मैदान छोड़ना पड़ा। ठीक है विद्यार्थियों, प्रताप को जो है युद्ध मैदान छोड़ना पड़ा। और कहते हैं कि प्रताप का पीछा किसने किया, शक्ति सिंह ने किया, है ना। प्रताप का पीछा करने हेतु मुगलों की ओर से प्रताप का भाई शक्ति सिंह गया। प्रताप का भाई शक्ति सिंह गया, मगर प्रताप को नहीं पकड़ पाया। कहते हैं कि कई जगह ये लिखा है कि दोनों की, प्रताप की और शक्ति सिंह की भेंट हुई, दोनों मिले और शक्ति सिंह का रवैया बदल गया। भाई को देखकर भाई के प्रति प्रेम पैदा हुआ, दोनों गले मिले। और कहते हैं कि चेतक जो था उस घोड़े का देहावसान हो गया था बलीचा गांव में, वहाँ पे दोनों ने मिलके उस घोड़े का अंतिम संस्कार किया। और एक केटक नाम का घोड़ा था, वो शक्ति सिंह ने और प्रताप को दिया। फिर इस प्रकार से एक कहानी मिलती है। और इन दोनों के मिलन की बात जो है वो हमें अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति दोनों बताती हैं, है ना। नहीं पकड़ पाया, मगर अमर काव्य वंशावली व राज प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली व राज प्रशस्ति के अनुसार प्रताप व शक्ति सिंह की भेंट हुई थी। प्रताप व शक्ति सिंह की भेंट हुई थी। ठीक है, ये दोनों ग्रंथों को ध्यान रखना। अमर काव्य वंशावली व राज प्रशस्ति, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात हुई। अब देखिए, इधर महाराणा प्रताप युद्ध मैदान से बाहर चले गए, तो बाद में महाराणा प्रताप का मुकुट धारण करके झाला मानसिंह या झाला बीदा ने लड़ाई लड़ी, वीरगति को प्राप्त हुए, है ना। ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा। हाँ, प्रताप के जाने के बाद, प्रताप के युद्ध मैदान से
जाने के बाद झाला मानसिंह या झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया वे वीरगति पाई। ठीक है, वे वीरगति पाई। ठीक है, सॉरी, हाँ, वीरगति पाई। ठीक है, इस प्रकार से झाला बीना ने वीरगति पाई। इसके अलावा अखराज सोनग्रा और जो रामदास था मेड़ता वाला, उसने भी वीरगति पाई है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अखराज सोनग्रा व रामदास ने भी वीरगति पाई, मगर राजपूतों के हौसले बुलंद थे। मगर राजपूतों के हौसले बुलंद थे, तभी ये नाम ध्यान रखना, मिहत्तर खां नामक मुगल सैनिक ने मिहत्तर खां नामक मुगल सैनिक ने अफवाह फैलाई कि अकबर स्वयं मैदान में आ रहा है। अकबर स्वयं मैदान में आ रहा है। इसकी वजह से मुस्लिम सेना में फिर पुनः जोश आ गया है ना। अतः मुस्लिम सेना में पुनः जोश आ गया। अतः मुस्लिम सेना में पुनः जोश आ गया है ना। अतः मुस्लिम सेना में पुनः जोश आ गया और इस प्रकार से जो है राजपूत पहाड़ियों की तरफ चले गए और गुरिल्ला युद्ध पद्धति से लड़ते रहे है ना। तो विद्यार्थियों मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे। अब है ना, अगली स्लाइड पे बात करते हैं। आप इसको उतारें, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, ठीक है। अभी युद्ध का घटनाक्रम लगभग पूरा ही हो गया है ये, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपको पूरी कहानी समझ में आ रही होगी विद्यार्थियों। बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है और पूरी समझ में आ रही होगी अच्छे से, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रत्येक बात को जो है खोल के बता रहा हूँ आपको, है ना। अब आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सेना में पुनः जोश आ गया, मगर अब राजपूत सेना पहाड़ों की ओर चली गई, पहाड़ों की ओर चली गई। वे गुरिल्ला युद्ध पद्धति से लड़ने लगी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति से लड़ने लगी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होता है? छुप छुप के वार करना, है ना, ठीक है। इस प्रकार एक अनिर्णित युद्ध समाप्त हुआ।
इस प्रकार एक अनिर्णित युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, जो मोटा मोटी बातें थी वो मैंने आपको बताई। वैसे तो हल्दी घाटी पे पीएचडियाँ हुई हैं, पूरे 5-5 साल निकाले हैं लोगों ने, हम केवल 50 मिनट में 60 मिनट में और क्या ही पढ़ सकते हैं। लेकिन इतना मैं कह दूंगा कि आपके परीक्षा में कोई सवाल गलत नहीं होगा, इसको तैयार कर लेना ढंग से। ठीक है, एक एक फैक्ट को तैयार करना है, पर एक एक नाम को तैयार करना है, प्रत्येक नाम महत्वपूर्ण है, क्या पता कहाँ से सवाल बन जाए। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से ये था। अब यहाँ पे क्या है ना कि कुछ लोग थोड़ा सा सेना का जिक्र भी करते हैं, कुछ इसका हल्दी घाटी युद्ध को कई कई नाम भी देते हैं, है ना। तो कौन क्या नाम देता है, कौन यहाँ पे कितनी सेना का थोड़ा सा जिक्र करते हैं, तो वो वाली बात हम यहाँ पे विद्यार्थियों थोड़ी सी जो है लिखना चाहेंगे। सॉरी, देखिए सॉरी, जो वीर विनोद ग्रंथ है कवि राजा श्यामल दास का, उसमें 1:4 बताया जाता है सेना का, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक कौन सी है, वीर विनोद। वीर विनोद में अकबर व प्रताप की सेना का अनुपात, प्रताप पहले है ना, सॉरी अकबर पहले लिखा है, तो अकबर के पास 4 सैनिक थे, तो प्रताप के पास एक ही सैनिक थे, हाँ 4:1। जबकि बदायूनी के अनुसार मैं बात करूं, बदायूनी के अनुसार, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ बदायूनी, यहीं से लिखता हूँ, सॉरी, बदायूनी की पुस्तक मुंतखाब उल तवारीख, मुंतखाब उल तवारीख के अनुसार अकबर व प्रताप की सेना का अनुपात, ये था विद्यार्थियों 5:3। अबुल फजल सॉरी बदायूनी ने ये अनुपात बताया है 5:3 बताया है विद्यार्थियों। ठीक है, जबकि नैणसी ने नैणसीरी ख्यात में लिखा है कि अकबर के पास प्रताप के पास 8,000 सैनिक थे, बस ये बात लिखी है ना। नैणसीरी ख्यात के अनुसार, नैणसीरी ख्यात के अनुसार प्रताप के पास 8,000 सैनिक थे, 8,000 सैनिक थे। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि नैणसीरी ख्यात के अनुसार प्रताप के पास कितने सैनिक थे, 8,000 सैनिक थे विद्यार्थियों। ठीक है, तो सॉरी, ये हमने सेना की बात कर ली। बदायूनी बड़ा ही खतरनाक आदमी था, बदायूनी इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, अबुल फजल भी इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। बदायूनी ने युद्ध भी किया, और युद्ध के दरमियान आसफ खान ने, जब भयंकर गर्मी पड़ रही थी और आसफ खान जब लड़ रहा था, तो आसफ खान ने बदायूनी से पूछा कि मैं किसको मारूं, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि प्रताप के सैनिक कौन से हैं, मुगलों के सैनिक कौन से हैं, क्योंकि लड़ाई इतनी भयंकर चल रही थी और ऊपर से उतनी चिलचिलाती धूप और वो पीली मिट्टी, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तब बदायूनी ने एक बात कही थी कि आप तो बस तलवार चलाते जाइए, सैनिक चाहे किसी भी पक्ष का मरे, इस्लाम को तो फायदा ही फायदा है। क्योंकि मुगलों के सैनिक भी राजपूत थे, तो गुहिलों के सैनिक भी राजपूत थे, ऐसा इसलिए बदायूनी ने कहा था। कई बार ये कथन पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, आसफ खां के कहने पर, है ना, आसफ खां ने कहा था, आसफ खां के
पूछने पर, आसफ खां के पूछने पर कि किस पक्ष का सैनिक मारा जाए, सॉरी, आसफ खान ने ये पूछा था कि मैं तलवार किस पे चलाऊं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। ठीक है। आसफ खां के यह कहने पर, आसफ खां के यह कहने पर, आसफ खां के यह कहने पर कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि किसे मारा जाए, तब तब बदायूनी ने कहा, तब बदायूनी ने कहा कि, तब बदायूनी ने क्या कहा कि आप तो तलवार चलाते जाइए। बदायूनी ने कहा कि आप बस तलवार चलाते जाइए, सैनिक किसी भी पक्ष का मरे, सैनिक चाहे किसी भी पक्ष का मरे, इस्लाम को तो फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। मतलब हिंदुओं का कट्टर विरोधी था ये कौन, बदायूनी, है ना। कहते हैं कि बदायूनी ने इस हल्दी घाटी युद्ध के बाद और राजपूतों के रक्त से अपनी दाढ़ी को रंगा था। ये सवाल भी पूछते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बदायूनी ने इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में राजपूतों के खून से, राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था, अपनी दाढ़ी को रंगा था। ठीक है, खून से रंगा था। देखो कितना मतलब कैसा व्यक्ति था ये। और बदायूनी ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। ये सवाल भी कई बार पूछते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना। बदायूनी की पुस्तक का नाम भी ध्यान रखना, मुंतखाबुल तवारीख। ठीक है, बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था, है ना, सॉरी कहा था। ठीक है, बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा था। और अबुल फजल भी साथ में ही था इसके। अबुल फजल, है ना, जिसने आईने अकबरी लिखा। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस युद्ध को क्या कहा है? खमन्नौर का युद्ध कहा है ना। इस युद्ध को खमन्नौर का युद्ध कहा है। मतलब गोगुंदा भी एक स्थान है, गोगुंदा की पहाड़ियां हैं वहीं मेवाड़ में, और खमन्नौर भी राजसमंद में पड़ता है, जहां से आपको पता होगा खमन्नौर की पहाड़ियों से और बनास नदी का उद्गम होता है ना। तो उस स्थान का युद्ध कहा है, अबुल फजल ने माना है ना। अबुल फजल के अनुसार खमन्नौर नामक स्थान पे मेन युद्ध लड़ा गया, बदायूनी के अनुसार गोगुंदा में लड़ा गया, इस प्रकार से ना। वैसे इस युद्ध को बनास का युद्ध भी कहते हैं ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। अच्छा, कर्नल टोड की बात और मैं लिख देता हूँ विद्यार्थियों। कर्नल टोड ने इसे एक तो हल्दी घाटी का युद्ध कहा है, हल्दी घाटी का युद्ध, ये बात भी ध्यान रखना। हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा? टोड ने, ना। वह मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है ना, मेवाड़ की
थर्मोपल्ली का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपल्ली का युद्ध कहा, है ना। टॉड की पुस्तक का नाम क्या था? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में लिखी थी। 1829 के समथिंग की बात है ना, एग्जैक्टली डेट आप देख लेना, मेरे हिसाब से 29 ही होगा, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हल्दी घाटी युद्ध के बारे में प्रमुख बातें। एक दो बातें और लिख देता हूँ कि इस युद्ध को जो है बनास नदी का युद्ध भी कहते हैं, और इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, यहाँ पे लिखना चाहूंगा इस युद्ध को बनास नदी का युद्ध भी कहा जाता है। एक बात, दूसरी, इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष में हाथी थे, है ना। जैसे प्रताप के साइड में जो हाथी थे विद्यार्थियों, प्रताप के साइड में जो हाथी थे वो हाँ, जैसे प्रताप के हाथी थे, जैसे लूणा, गजराज, गजमुक्ता, मर्दाना, है ना, सॉरी, लूणा और राम प्रसाद, ये दो तो थे प्रताप के, है ना, और मर्दाना, गजराज, गजमुक्ता और हवाई ये थे अकबर के, है ना, मुगल सेना के, है ना। तो प्रताप और मुगल सेना, है ना, मुगल सेना के हाथी, है ना, हाथियों के नाम हम लिख रहे हैं। तो मुगल सेना के तो थे, एक तो मर्दाना था, आपको पता होगा मर्दाना मान सिंह का था, इसके अलावा गजराज था, एक गजमुक्ता था, है ना, गजराज, गजमुक्ता, मर्दाना, एक था हवाई, ये है किसका था? अकबर का था, ध्यान रखना। अकबर के हाथी का नाम पूछते हैं, ये किसका था? मान सिंह का था, ध्यान रखना, है ना, मान सिंह का था। इसके अलावा इनके जो थे वो थे लूणा और एक था राम प्रसाद, ठीक है। लूणा और राम प्रसाद दो हाथी थे प्रताप की तरफ से। विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये राम प्रसाद को मुगलों की सेना ने पकड़ लिया था और ये राम प्रसाद चला गया था इधर, तो इधर जाके इन लोगों ने इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया था। क्या कर दिया था? पीर प्रसाद कर दिया था। तो ये नाम भी विद्यार्थियों आप जो है ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हल्दी घाटी का युद्ध विद्यार्थियों यहाँ पे हल्दी घाटी के युद्ध की प्रमुख बातें जो थी वो हमने यहाँ पे की। और अब हम जो है आगे अभी तो काफ़ी कुछ होने वाला है इसमें, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको उतार लिया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का मज़ा लेते रहिए।